कि अपने पूरे राजनीतिक अस्तित्व को दांव पे लगाने का वो काम था। जी, लोग बोलते हैं अंकल कि डॉक्टर साहब भाई के लिए दुल्हन देखने गए थे और खुद दूल्हा बन के आ गए। छत्तीसगढ़ के इतिहास में कोई भी निर्दलीय चुनाव नहीं जीता था जीता। छत्तीसगढ़ बनने के बाद। जी, उस समय आपने विधायक का चुनाव लड़ा जब दो बहुत बड़े नेता आपके विपक्ष में थे। लेकिन न शराब बांटेंगे, न पैसा बांटेंगे, न ज्यादा खर्चा करेंगे। जी, मतलब आपके नाम से भी कई लोग चुनाव जीते हैं, पर आज वो नहीं है। तो कि रात को एक कार्यकर्ता ने 3 बजे फोन कर दिया, मैं उठाया तो वो कार्यकर्ता कहे मैं भैया ससुराल आया हूँ महाराष्ट्र में, और जेसीबी में बैठ के मैं फिर उनके घर गया बीटीआई रोड। और वो पूरा बिना जाति के आधार का आदमी जो है वो निर्दलीय कैसे जीत सकता है, कोई बाहुबली नहीं है। हाँ, ब्रिज का जो स्ट्रक्चर है थोड़ा अजीब है, आए दिन वहाँ एक्सीडेंट होते रहते हैं। 25 करोड़ का ब्रिज है और 50 करोड़ मुआवजा है, ये कौन देगा भैया करके। सिरपुर में जो हमारे विधायक के ऊपर लाठीचार्ज हुई थी, मैं अग्नि चंद्राकर जी वहाँ गए थे, लेकिन वो रुक नहीं पाया, वहाँ लाठीचार्ज कर दिया उन्होंने, हमको भी, मेरे को भी मारा और लोगों को मारा, सबको हाथ पांव टूटे लोगों के। पुलिस वालों ने जबरन ST/SC एक्ट पे जो है केस दर्ज किए। तो तब गाड़ी में देखे तो 200 पेटी शराब उसमें थे। और नेहरू चौक में हम लोगों ने, है ना, शराब की दुकान लगाई करके वहाँ। अंकल, महासमुंद के जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे लाठीचार्ज जो हुई थी, अवैध शराब का खिलाफ आवाज उठाने के कारण हुई थी या फिर निर्दलीय विधायक होने के कारण उसका खामियाजा भुगतना पड़ा, जबकि बीजेपी की थी अंकल सरकार बीजेपी की थी, और उसे जो है दुर्व्यवहार है, भागो यहाँ से निकलो, सब कुर्सी उर्सी फेंका, ऐसा ये सब थाने में नहीं चलेगा, भागो यहाँ से निकलो यहाँ से। मैं भी खड़ा था, एक प्रकार से बद्दिमाग और जिसको कहेंगे मानसिक रूप से विचलित व्यक्ति था, क्योंकि अब वो इतना धक्का मुक्की हो कि पता नहीं कब बैल किसी के पेट में सिंह घुसा दे। के बाद फिर से निर्दलीय चुनाव लड़ना जरूरत थी, मजबूरी थी या जनता की मांग थी हमको? नहीं, आज तक जितने विधायक हुए महासमुंद में सबसे ज्यादा दौरा, सबसे ज्यादा गांव जाना और सबसे ज्यादा मिलना वो मैंने ही किया जी। उस समय भारतीय जनता पार्टी मेरे को टिकट देती तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं जीत जाता चुनाव जी। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है महासमुंद के सबसे पहले पॉडकास्ट चैनल TSS द सगन शो में। और आज ये हमारा चौथा एपिसोड है और आज के जो हमारे गेस्ट हैं बहुत ही खास हैं, छत्तीसगढ़ के सबसे पहले निर्दलीय विधायक और भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर विमल चोपड़ा जी। नमस्कार अंकल। नमस्कार। डॉक्टर विमल चोपड़ा जी का नाम बच्चों से लेके बुजुर्गों के मुंह में हमेशा रहता ही है, फिर चाहे बात विकास की हो या विवाद की, डॉक्टर अंकल का नाम हमेशा सबके चेहरे में, सबके मुंह में आता ही है। तो चलिए डॉक्टर अंकल से बातचीत का सिलसिला जारी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल, आपने समय दिया। और कैसे अंकल आप? बढ़िया बढ़िया, एकदम बढ़िया। और अभी क्या चल रहा है अंकल, आप कहाँ बिजी हैं आजकल? अभी मैं एक तो पर्यावरण पे जो है उसको ठीक करने में हम लोग प्रयास कर रहे हैं जी अंकल। और दूसरा झलक में एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है NCC, उसमें ये 2 काम में ज़्यादा व्यस्त हूँ और पार्टी के काम भी बीच बीच में आते रहते हैं, उसको भी देखते रहता हूँ। और अंकल, आपका बचपन कहाँ बीता और कैसा था आपका बचपन? नहीं, मेरा बचपन महासमुंद में बीता, पैदाइश भी महासमुंद की है, मैट्रिक तक की पढ़ाई यहीं हुई। उसके बाद मेडिकल की पढ़ाई के लिए मैं रायपुर गया और फिर मेडिकल की शिक्षा ग्रहण करके फिर महासमुंद में यहाँ प्रैक्टिस चालू की मैंने। और पूरा मेरी जो जड़ें हैं और मेरा जो बचपन है वो सब महासमुंद में ही बीता। और अंकल, आपकी खाने में फेवरेट चीज़ और आपको कौन सा खेल पसंद है? नहीं, खाने में ऐसा है, आलू मिल जाए तो बाकी सब खेल आ जाता है। जी जी। और खेल में कबड्डी मेरा प्रिय खेल रहा है जी, है ना, लेकिन बहुत दिन हो गया अभी उस खेल पे हम लोगों ने जो है आजमाइश नहीं की है, जोर आजमाइश। कबड्डी आप खेलते हैं अंकल, तभी आप फिट हैं। हाँ। नहीं तो बाकी खेलों में क्या एक जगह रहना पड़ता है, पर कबड्डी एक्टिव लोगों के लिए बना है। और अंकल, ऐसी कोई जगह है जहां आप
जाते हैं और आपको वहाँ जाना पसंद है, कोई टूरिस्ट प्लेस? नहीं, ऐसे प्राकृतिक सौंदर्य के जो स्थान हैं वो मेरी पसंद रहे हैं जी कि वहाँ घूमूं। अभी मैं लेह और लद्दाख भी जाके आया हूँ कि वहाँ के जो समझे आप धरातल जो स्थिति है जी वो प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। झील हो, पहाड़ हो, बर्फ हो, ये सब है। लेकिन फिर भी मेरा जो एनसीसी फार्म हाउस है जी जी वो पूरा एक प्राकृतिक सौंदर्य की जगह है। वहाँ रोज जाता हूँ मैं, 1 घंटे रोज जो है वो व्यतीत करता हूँ। और पेड़ों की देखभाल और उनको संवारना, उनको बढ़ाना, उनमें खाद देना, पानी देना, गोबर गैस प्लांट लगाना, गोबर की निपाई करवाना वहाँ, और ये सब की देखभाल में काफ़ी समय मेरा निकलता है उसमें। और अंकल एक ना पर्सनल क्वेश्चन था, आपका और आंटी का जो जोड़ी है बहुत सुंदर है और फेमस है महासमुंद में, तो आपकी लव मैरिज हुई थी कि अरेंज मैरिज? नहीं, अरेंज मैरिज है ये, Arrange लव marriage मैरिज थी नहीं है, अरेंज मैरिज है। और अंकल आपने एमबीबीएस किया है, उसके बाद आप राजनीति में आए, तो राजनीति में आने का फैसला आपने कैसे लिया था? नहीं, राजनीति में कोई मैं एमबीबीएस के बाद आया ऐसा नहीं है। जी बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक रहा। फिर उसके बाद रायपुर जब पढ़ने गया मैट्रिक के बाद, बीएससी और मेडिकल की पढ़ाई, वहाँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में मैंने काम किया। जी विद्यार्थी परिषद का जब संयुक्त मध्य प्रदेश था तो 4 साल तक 4 बार जो है मैं प्रदेश मंत्री रहा, जो छात्रों के लिए सबसे ऊंचा ओहदा होता है जी वो था। और एक बार राष्ट्रीय मंत्री रहा। उसके बाद जब मैं 89 में महासमुंद में आया और यहाँ प्रैक्टिस चालू की, जी उसके बाद दलगत राजनीति में जो है भारतीय जनता पार्टी की 89 से मैंने यहाँ पे राजनीति चालू की। और अंकल राजनीति आप इंटरेस्ट से करते हैं, और जो आपका प्रोफेशन है, डॉक्टर हैं आप, और दोनों को आप मैनेज कैसे कर रहे हैं एक साथ? देखिए, डॉक्टरी का भी प्रोफेशन जो है वो भी एक सेवा का है, और राजनीति भी मेरे लिए सेवा का काम है। राजनीति मेरे लिए कोई व्यवसाय नहीं है, जी इसलिए पूरी शिद्दत से दोनों काम को हम लोगों ने किया है। जी मेडिकल का काम हो वो भी हमने पूरे मन से, लगन से किया, और उसके बाद समय निकाल करके, क्योंकि समय निकालना पड़ता है, निकलता जी। नहीं। आप समय निकालेंगे तो निकलेगा, जी। और समय निकाल करके अपने प्रोफेशन के साथ राजनीति की। मेरा जो घर चलता है वो मेरे प्रोफेशन के आय से चलता है, जी। और राजनीति जो है हमारे लिए सेवा का काम है। इस भाव को लेकर के हम लोगों ने राजनीति की, और आज तक उसी भाव को लेकर चल रहे हैं। और अंकल आपने नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था, तो ये फैसला आपने कैसे लिया कि अब चुनाव लड़ना चाहिए, और आपने बीजेपी को ही क्यों चुना? नहीं, देखिए, विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से मेल खाती है। भारतीय जनता पार्टी के जो सिद्धांत हैं जी उस पर हम लोग और हमारा परिवार चल रहा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सिवाय वैचारिक रूप से और कोई विकल्प नहीं था हमारे पास कि हम कहीं और जाएं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को ही चुना। पहला चुनाव जो नगर पालिका का मैंने लड़ा वो पार्टी के अनुरोध पे लड़ा। मैंने टिकट की मांग नहीं की थी, लेकिन पार्टी ने स्वयं कहा कि आप यहाँ से चुनाव लड़िए, और पहला चुनाव मैंने लड़ा। दूसरा जो नगर पालिका का चुनाव है उसमें पार्टी ने टिकट नहीं दी, तो और पार्टी ने चर्चा भी नहीं की मेरे से कि आपको नहीं लड़ना है, क्योंकि सीट सामान्य हो गई थे। लेकिन जनता का इतना अनुरोध था, जनता का इतना जो है उबाल था कि वो घर पे आ गए। उन्होंने घर पे क्लिनिक में तोड़फोड़ की कि आपको लड़ना ही पड़ेगा। 2 लोगों ने पेट्रोल डाल के, मिट्टी तेल डाल के आग लगाने का प्रयास किया, और ऐसे हजारों लोग घर के सामने आ गए, और उन्होंने कहा नहीं, आपको लड़ना ही पड़ेगा नगर पालिका का चुनाव। तो जनता के दबाव में जो है वो दूसरा चुनाव मेरे को लड़ना पड़ा। दूसरा चुनाव अंकल आपने बैलगाड़ी छाप से लड़े, मेरे को याद था, मैं पापा के साथ गया था वोट देने, तो आपने बैलगाड़ी छाप से लड़ा था। तो वो कितना कठिन था अंकल? पहले आप क्योंकि बीजेपी से लड़ चुके थे, वो बैलगाड़ी जो आपका चुनाव चिन्ह था लोगों तक पहुंचाना, और पूरा चुनाव जो आपने लड़ा निर्दलीय के रूप में, कितना कठिन था आपके लिए? निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला भी बहुत ऊहापोह के बाद हुआ,
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से विद्रोह करना और अलग होकर लड़ना, उसके लिए मन स्थिति बनाना, क्योंकि बचपन से लेकर के उस समय तक भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को लेकर के चलने वाला मैं और मेरा परिवार था। जी। इसलिए ये निर्णय लेना कि निर्दलीय लड़ा जाए बड़ा कठिन था, लेकिन जनता का दबाव भी इतना था कि नहीं, आपको लड़ना पड़ेगा शहर के हित में करके। तो इसलिए वो निर्णय बड़ी कठिन परिस्थितियों में बहुत सोच विचार के, और ऐसा था कि अपने पूरे राजनीतिक अस्तित्व को दांव पे लगाने का वो काम था जी। कि यदि वो चुनाव में हार जाता तो राजनीतिक अस्तित्व समाप्ति की ओर था। जी। लेकिन जनता का दबाव था, और इस मेरे नॉमिनेशन और चुनाव होने के बीच में मुझे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने रायपुर बुलाया और कहा कि आप नाम वापस ले लो और हम आपको कोई बड़ा जो ओहदा जो है जी। उसमें मंडल में आयोग में दे देंगे। लेकिन मैंने उसको अस्वीकार किया। मैंने कहा कि भाई, जनता के साथ विश्वासघात मैं नहीं कर सकता। यदि जनता के दबाव में मैं चुनाव लड़ रहा हूं तो आप मुझे कोई भी पद दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, लेकिन जनता के साथ विश्वासघात मैं नहीं कर सकता। और जनता ने खड़ा किया है, इसलिए मैं हार भी जाऊं तो कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जनता ने जिस विश्वास के साथ मेरे पीछे खड़े हो करके मेरे को जो समर्थन दिया है, और जो समर्थन मैं देख रहा हूं वार्डों में, उससे मैं विश्वासघात नहीं कर सकता। इसलिए आप जो पद दे रहे हैं, आप जो कह रहे हैं, वो तो 100% तय है। लेकिन चुनाव की तारीख अभी आई नहीं है, वोटिंग नहीं हुआ है, तो मैं जीतूंगा या हारूंगा ये तय नहीं है। हार भी सकता हूं, लेकिन मैं जनता के साथ विश्वासघात नहीं करूंगा, भले हार स्वीकार होगी। ये ऐसा एक कठिन चुनाव था, लेकिन उस चुनाव में महासमुंद की जनता ने जो प्रेम दिया, जो स्नेह दिया, वो देखते बनता था कि मैं जब वार्डों में जाता था तो हम 5 लोग जाते थे, लेकिन जब वार्ड में घूमते थे तो पीछे 500 लोगों का हुजूम हो जाता था। और वो समर्थन में बिना किसी प्रलोभन के, बिना किसी दबाव के हमारे साथ चलता था। ऐसा वो ऐतिहासिक चुनाव था जिसको मैं अपने जिंदगी में कभी भूल नहीं सकता। ऐसा ऐतिहासिक चुनाव जो है वो था। तो आपका दोनों कार्यकाल बहुत अच्छा था अंकल। आपने टाउन हॉल का निर्माण, सांस्कृतिक भवन का निर्माण, नाली का, रोड का, बहुत सारे काम किए, और जितने भी गार्डन है महासमुंद में सब आप ही ने बनवाए हैं। पर आज ऐसा लग रहा है अंकल कि डॉक्टर विमल चोपड़ा जी गायब हैं। ऐसा क्यों है अंकल? नहीं, गायब नहीं है, लेकिन कहीं कहीं लगता है कि अब थोड़ा सा पर्यावरण के क्षेत्र में काम किया जाए, समाज सेवा के क्षेत्र में काम किया जाए। क्योंकि आप किसी भी राजनीतिक पद पे रहें या विधायक रहें, सांसद रहें, वो कुछ समय बाद लोगों के स्मृति पटल से हट जाता है। लेकिन जो काम आप करके जाएंगे वो लोगों के मन में वर्षों तक रहता है। तो इसलिए हम लोगों ने जो है एक सितली नाला का प्रोजेक्ट लिया है कि सितली नाला को फिर से हमको जीवित करना है। आप आज जाते थे, यदि जितना काम हम लोगों ने अभी किया है 600-700 मीटर सितली नाला में, उसको छोड़ करके बाकी आप देखेंगे तो सितली नाला विलुप्त जैसा जो है वो हो रहा था। वहाँ लोगों ने जाना बंद कर दिया था। बचपन में हम लोग नहाने जाते थे, धोबी घाट था वहाँ, शमशान के बाद लोग नहाने जाते थे, बच्चे खेल कूद नहाने जाते थे। लेकिन अब जो है वो विलुप्त सा हो गया था, कोई जाता नहीं, खत्म हो गया था वो। तो हम लोगों ने ये विचार किया कि इसको जो है जिंदा किया जाए। तो उसके लिए हम एक प्रयास कर रहे हैं कि जन सहयोग से करीब करीब 1.5 करोड़ का काम जो है वहाँ कराया जाए, जिसमें लोग अपने परिजनों की स्मृति में कुछ काम कराना चाहते हैं। जैसे वहाँ एक गार्डन बनना है, तो यदि कोई हमको कहता है कि हमारे परिजन की स्मृति में गार्डन बना दीजिए, तो हम उनको जगह दे देंगे, वो अपना उसका डेवलपमेंट करे। नाम गार्डन का हमारे हिसाब से रहेगा, लेकिन स्मृति जो है उनकी रहेगी। वैसे वहाँ एक पुल बना रहे हैं हम कि इधर से उधर चले जाए, वृक्षारोपण कर रहे हैं, फव्वारे लगा रहे हैं, और बैठने का जो है वो बना रहे हैं, कुछ चौपाटी जैसा बनाएंगे ताकि
उसमें मॉर्निंग वॉक यदि लोग करने जाएं तो एक राउंड ऐसा पूरा लगा लें और उनको एक प्राकृतिक सौंदर्य जो है उसका अनुभव हो और बड़ा यानी मन को शांति मिले। ऐसा सितली नाला अभी 700 मीटर का काम हम कर रहे हैं। इसके बाद जो है जो और पीछे है और आगे है नाला, उसकी सफाई का काम भी हम करेंगे। दूसरा जो हमने किया है कि झलब जो है वो एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ चिकित्सा सुविधाएं बहुत कम थी, तो वहाँ एनसीसी के नाम से एक चैरिटेबल हॉस्पिटल जो है वो डाला। वहाँ बहुत कम दर पे जो है हम लोग काम करते हैं और मरीजों की सेवा करते हैं। तीसरा जो है जो हम लोगों ने लिया है कि एक फार्म हाउस जो है, लोग फार्म हाउस की कल्पना ऐसा करते हैं जहाँ थोड़ा सा खेती हो जाए या थोड़ा सा आप कुछ लगा लो उगा लो, ऐसा फार्म हाउस रहता है, या पॉली हाउस बना लो। लेकिन हमने एक ऐसा जंगल का स्वरूप जो है फार्म हाउस को देने का प्रयास किया है कि वहाँ आदमी जाए तो उसको लगे कि वो एक जंगल में आ गया है करके वैसा। तो उसको पूरा डेवलप करना, उसको बनाना और उसके खर्चे वहीं से निकालना, ऐसा काम जो है करके कि उसके चारों तरफ भी जो जंगल बचा है उसको बचाना और जंगल लगाना, पेड़ बढ़ाना, ये काम जो है ऐसा पर्यावरण और समाज सेवा और साथ में पार्टी के जो काम आते रहते हैं उसको करते रहना, ये ऐसा हम लोगों ने किया है। और सब लोग जो हैं साथ होकर के चलें, ऐसा प्रयास हम लोग कर रहे हैं। सितनी नाला वाला हो जाएगा अंकल तो बहुत अच्छा हो जाएगा, एक अच्छी जगह मिल जाएगी लोगों को वहाँ विजिट करने के लिए। वो हमारी जो कल्पना है कि महासमुंद का वो सबसे रमणीय स्थल बने जी, जहाँ लोग जाएं तो उनको बड़ा सुकून मिले कि पानी बह रहा है, पेड़ लगे हैं, आपको नई सड़क भी मिलेगी कि आप पुल से ले करके भलेसर रोड तक 2 सड़कें बन जाएगी कि आप आना जाना भी कर सकते हैं। और कल छल छल के साथ जो है एक बड़ा अच्छा स्थल, और वहाँ बहुत सारे लोग जिनकी ज़मीन भी है वो भी हमको सहयोग कर रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि वो लोगों ने अपनी ज़मीन भी छोड़ी है, कहा है कि आप रास्ता बना लीजिए। और उसमें अभी जो है हमारा काम जो है 25% पूरा हो चुका है, लेकिन 75% और करना, उसमें लोग भी तैयार हो रहे हैं। और हम लोग उसको स्वाध्याय केंद्र, हमारी जो समिति है जो रजिस्टर्ड है, जिसका ऑडिट होता है, उसके माध्यम से ये काम हम लोग कर रहे हैं। और ये हो जाएगा तो शहर की जनता के लिए एक जनता के द्वारा किया हुआ काम जो है वो होगा उसमें। अंकल, नगर पालिका अध्यक्ष रहते हुए आपने बहुत सारे कार्य किए, पर आज जब आप महासमुंद को देखते हैं तो ऐसा आपको कौन सा कार्य लगता है कि ये होना चाहिए? नहीं, होने के लिए तो बहुत सारे काम है ना। सबसे पहला काम तो मेरे को लगता है कि सफाई का जो है वो काम होना चाहिए, जो नगर पालिका का मूल कामों में से एक काम रहता है, क्योंकि मच्छर से शहर परेशान है, मच्छर, और सफाई में खर्च भी बहुत हो रहा है जी। नगर पालिका का, ऐसा नहीं कि अमला भी बहुत बड़ा है, लेकिन उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। ऐसा लगता है कि वो काम नहीं कर पा रहा है, उसकी मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही, उसकी देख रेख नहीं हो पा रही। नहीं तो इतना बड़ा अमला जो है जिस पर लाखों और करोड़ों का खर्च जो है सामग्री से लेकर सब पे होता है, उसका सदुपयोग होना चाहिए, उसका अच्छा उपयोग होना चाहिए, ताकि एक साफ और सुंदर शहर हो। बाकी तो फिर बहुत सारे गार्डनों को थोड़ा व्यवस्थित किया जाए, टाउन हॉल जो है उसको भी अच्छा व्यवस्थित, क्योंकि शहर के बीच में एक ऐसी जगह है जहाँ गरीब लोग अच्छा कार्यक्रम कर सकते हैं, लेकिन आज उसकी दुर्दशा है, तो उसको सुधार करना चाहिए। हमारा जो शंकराचार्य भवन है इसमें सुधार होना चाहिए। और बहुत सारे प्लांट के लिए अभी सरकार ने हालांकि पैसा दिया है, पेपर में मैंने जो पढ़ा कि जो फिल्टर प्लांट ये बनेंगे इसके जो नाली के पानी के लिए, वो भी जल्दी करके उसका काम किया जाए। वहीं जल वितरण की व्यवस्था जो है, 2-3 चीज़ें जो है हम लोगों ने कल्पना की थी। एक तो धूल मुक्त शहर हो, दूसरा मच्छर मुक्त शहर हो, तीसरा पीने का पानी लोगों को अच्छा मिले। इसके लिए मीटर लगाने की व्यवस्था, उससे पानी की कमी नहीं है शहर में। शहर में पानी का असमान वितरण है, कहीं आप देखेंगे तो पानी बह रहा है, कहीं आप देखेंगे तो नल सूख है। तो असमान वितरण को यदि हम समान कर लें
तो पानी सबको मिलेगा। वैसे नालियाँ कवर हो जाए तो मच्छर से मुक्ति मिलेगी, कचरा नहीं जाएगा तो सफाई की ज़रूरत नहीं है, और थोड़ा सा सड़कों का ढाल ठीक कर लिया जाए तो धूल मुक्त भी शहर जो है हो सकता है। बाकी तो बाईपास की ज़रूरत है ना, और छोटी छोटी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम कर सकते हैं। और अंकल, अध्यक्ष बनने के बाद आपने फैसला लिया कि निर्दलीय आप लड़ेंगे विधायक का चुनाव, तो वो आपका कैसे बना मन? और उस समय आपने विधायक का चुनाव लड़ा जब दो बहुत बड़े नेता आपके विपक्ष में थे, तो वो चुनाव आपका कैसा था अंकल? नहीं, वो भी तैयारी के साथ हम लोगों ने चुनाव लड़ा था। बहुत सारे उसमें समीकरण थे और तैयारी भी 4-5 साल से चल रही थे। उसमें जनता का भी अच्छा समर्थन मिला और वो निर्णय भी बड़ा कठिन निर्णय था क्योंकि छत्तीसगढ़ के इतिहास में कोई भी निर्दलीय चुनाव नहीं जीता था छत्तीसगढ़ बनने के बाद। और हम लोगों का ये संकल्प था, हम लोग माननीय गोविंदाचार्य जी जो है उनके साथ काम करते थे और वो बड़े सिद्धांत के साथ राजनीति करने वाले, उनके कार्यक्रमों में जाता था। तो उनसे प्रेरणा लेकर के हम लोगों ने ये प्रयास किया, ये सोचा भी कि हम चुनाव लड़ेंगे लेकिन न शराब बांटेंगे, न पैसा बांटेंगे, न ज़्यादा खर्चा करेंगे, न कोई प्रलोभन देंगे। और एक सामान्य वर्ग का व्यक्ति जिसका कोई जातिगत आधार नहीं था, उसके लिए चुनाव लड़ना बड़ा कठिन काम था क्योंकि हमारे समाज के वोट मानेंगे तो आप 700-800 वोट होंगे। तो बिना सामाजिक बैकग्राउंड के, बिना पैसा खर्चा किए, बिना प्रलोभन दिए, बिना शराब बांटे और निर्दलीय चुनाव लड़ना, ये कठिन फैसला और कठिन काम भी था। लेकिन यही है चरैवेती की जो संकल्प और जो हम लोगों ने मन बनाया, उसको लेकर के मैदान में कूद जाओ। जीत और हार जो है वो कोई हमारे लिए विषय नहीं है। हम जनता के बीच इस बात को ले जाना चाहते थे कि बिना पैसे के, बिना जो है प्रलोभन के, और कोई भी व्यक्ति जनता के बीच पैठ बना करके चुनाव जीत सकता है, ये हमको एक बात बताना था। और उसमें हम लोग सफल हुए कि जनता के बीच आप यदि जाएंगे, जनता के बीच काम करेंगे तो आपको जनता स्वीकार करेंगे। अंकल, आपको, मेरे को याद आ रहा है आपका चुनाव चिन्ह कैंची था। हाँ। तो कैंची छाप को आपने कैसे जनता तक पहुंचाया? वो भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है, चुनाव चिन्ह को अपना पूरे विधानसभा में पहुंचाना। हाँ, ये बड़ा कठिन काम तो रहता ही है कि एक निर्दलीय, क्योंकि जो राजनीतिक पार्टियां राष्ट्रीय दल रहते हैं उनके चुनाव चिन्ह तो वर्षों से लोगों के बीच रहते हैं, वो चुनाव लड़ते हैं तो उनके चिन्ह जनता के बीच में है। लेकिन हमारा निर्दलीय 2 चुनाव जो है मैंने लड़ा, 3 चुनाव विधानसभा के हारे भी हम, और एक जीते और एक नगर पालिका का। जब नगर पालिका का चुनाव लड़ा, गाड़ी छाप चुनाव चिन्ह मिला जैसे कलेक्ट्रेट में, तो मैं स्टेशन रोड में गया तो एक व्यक्ति मिला उसी समय, चुनाव चिन्ह के 3 घंटे बाद ही। तो उसको कहा वोट देना, तो हाँ बिल्कुल कहे उसने कहा। और मैं कहा छाप क्या है पता है? तो उसने कहा नहीं गाड़ी छाप है, मेरे को पता है करके। यानी वो चुनाव जो है वो ऐतिहासिक चुनाव था नगर पालिका का, जिसमें जनता ने चुनाव लड़ाया हमको, मैं चुनाव नहीं लड़ा, और वो चुनाव चिन्ह पहुंचा। लेकिन कैंची छाप जो है वो एक शहर के लिए चुनाव नहीं था, विधानसभा के 200 गांव थे और 200 गांव तक वो चुनाव चिन्ह पहुंचाना कठिन काम था। और वो कठिन काम को हमारे कार्यकर्ताओं ने, जो हमारे से जुड़े थे, जिन लोगों ने एक संकल्प के साथ और दृढ़ता के साथ काम किया, उन लोगों ने उसको गांव-गांव में पहुंचाया। और वो चुनाव हमारा बड़ा व्यवस्थित चुनाव था कि उस समय मैं दौरा करता था तो एक दिन में मैं 12 गांव का दौरा करता था। अच्छा। और हर गांव में हमारी सभा होती थी आधे घंटे की, और आधा घंटा 20 मिनट एक गांव से दूसरे गांव जाने में, ऐसा पौन घंटा होता था। तो सुबह 8 बजे हम निकलते थे, 8 बजे से रात को 10 बजे तक सभाएं होती थी। और रास्ते में ही जो है कहीं जंगल में टिफिन रहता था, जंगल में गाड़ी रोके वहीं खाना खा लिया और फिर आगे बढ़े, ऐसा कोई विश्राम नहीं था।
तो वैसा उस के कारण पूरे 200 गांव जो है वो मैं कवर कर पाया, जबकि दूसरे लोग जो हैं या दूसरी पार्टियां जो हैं वो टिकट मांगने में कोई घूम रहा था, तो कोई अपने लोगों को मनाने में घूम रहा था, लेकिन हम जो हैं उसमें मतलब एक्स्ट्रा टाइम मिल गया अंकल। हाँ, एक्स्ट्रा टाइम मिला और पूरे गांव जो हैं जी वो हम लोगों ने कवर किया। और कार्यकर्ताओं को मानना पड़ेगा, उस समय जिन लोगों ने काम किया वो कार्यकर्ता थे जो जो है तन मन और धन से काम कर रहे थे। उनको प्रणाम करना चाहूँगा मैं कि उन लोगों ने काम किया और उनकी बदौलत जो है हमारा जो नेटवर्क था, बड़ा मजबूत नेटवर्क था, उसके कारण जी कार्यकर्ता की आप बात कर रहे हैं अंकल, तो ऐसा भी है कि आपने बहुत लोगों को बनाया है, मतलब आपके नाम से भी कई लोग चुनाव जीते हैं, पर आज वो नहीं है, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए, ये उतार चढ़ाव राजनीति में चलते रहता है, आना जाना लगे रहता है। आप अपने काम में लगे रहो जी सीधा लगे रहो, चलते रहो। जी आज नहीं तो कल जनता आपकी बातों पे विश्वास करेगी और जीत हार इससे कोई संबंध नहीं। कोई जीत गया तो वो अच्छा आदमी है, ऐसा भी नहीं। कोई हार गया तो वो खराब है, ऐसा भी नहीं। जी। ये तो परिस्थिति के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें जो है वो बदलते रहते हैं। तो सब लोगों से संबंध है, सबका आना जाना है, सबसे मित्रता है, जी। सबसे बातचीत है जी। और जो जैसा जिसका स्वभाव है वैसा वो काम करेगा, वो चलते रहेगा। और अंकल, निर्दलीय चुनाव हुआ, आप जीते चुनाव, छत्तीसगढ़ के सबसे पहले निर्दलीय विधायक बने। हाँ। जब आपको पता चला कि अब हम जीत चुके हैं, तो सबसे पहला क्या ख्याल है आपके मन में? नहीं, ख्याल तो कुछ नहीं, क्योंकि जो ये चुनाव था बड़ा कठिन चुनाव था और जब वो गिनती चालू हुई जी तो सिरपुर तरफ से गिनती चालू होती, जो कांग्रेस का गढ़ है। हम लोग पीछे हुए उसमें, लेकिन दूसरे नंबर पर था मैं कांग्रेस के बाद। जी झलपटेवा आया, वहाँ भी हम जो है 5,000 वोट से, करीब 5,500 वोट से पीछे थे। ये कांग्रेस का गढ़ एरिया था जहाँ हर बार चुनाव में कांग्रेस को 10-12 हज़ार के लीड मिल जाते थे, लेकिन वो लीड 5,000 तक, 5,500 तक सीमित हो गई। तब हमको विश्वास लगा कि अब इधर के जो मतपेटी खुलेंगे उसमें हम कवर कर सकते हैं। वहां से ही कम होते हुए कम, फिर उसके बाद इधर पीढ़ी से ऐसा इधर जब बढ़े तो कम होते गया और उसमें जो है 4900 वोटों की हमारी टोटल लीड हुई। जी। तो ये जीत के बाद ऐसा कुछ नहीं, हमारा उद्देश्य चाहे चुनाव के पहले या चुनाव के बाद कि जनता की सेवा करना है हमको, और उसके लिए हम लोगों ने 5 साल लड़ाई भी लड़े। जी मेरे साथ एक चीज रहती है कि कई बार फोन 24 घंटा चालू रहता है। जी जी रात को 2 बजे भी फोन आता है तो वो मैं उठाता हूँ, जी 3 बजे भी आता है तो उठाता हूँ। जी जिसका नंबर फीड है, कार्यकर्ता है, उसका फोन एक बार में उठा लेता हूँ। जी जिसका जो है नंबर अननोन रहता है जी। उसका दूसरी बार में उठाता हूँ कि इमरजेंसी हो गए। जी कई बार मन में विचार आता है जी जी कि रात को 2 बजे फोन कर रहा है, 3 बजे फोन कर रहा है, रहन दो करके। हाँ हाँ हाँ। लेकिन फिर मन में विचार आता है कि नहीं, वो व्यक्ति कहीं फंसा होगा, जी कहीं दुख में होगा, जी किसी संकट में होगा, जी और मैं उसका प्रतिनिधि हूँ। यदि वो मेरे को फोन कर रहा है तो मेरे को उसकी बात सुननी चाहिए। जी इसलिए मैं 24 घंटे फोन चालू रखता हूँ, 24 घंटे फोन उठाता हूँ। सिर्फ नहाते समय ऐसा रहता है कि फोन अलग रहता है, तब नहीं उठा पाता। जी। बाकी 24 घंटे में हर समय, चाहे मैं विदेश जाऊं, जी चाहे मैं कहीं जाऊं। कई बार कार्यकर्ता लोग मजाक भी करते हैं जी कि रात को एक कार्यकर्ता ने 3 बजे फोन कर दिया, मैं उठाया तो वो कार्यकर्ता कहे मैं भैया ससुराल आया हूँ महाराष्ट्र में, और हमारे रिश्तेदार बोलते हैं कि तुम अपने विधायक को 3 बजे फोन लगाओगे तो नहीं उठाएगा करके, लो इनसे बात करो करके। हाँ। तो ये ऐसा मजाक भी जो है कई बार लोग करते हैं। हाँ, लेकिन वो कार्यकर्ता रहते हैं तो फोन की आप बात कर रहे हैं अंकल, तो अभी ना मैं और हैरिश बात कर ही रहे थे आपके आने से पहले। हम लोग उस समय छोटे थे, हैरिश के ना घर के सामने एक ना गाय की मृत्यु हो गई थी। हाँ। तो हैरिश आपको कॉल किया था, तो आप मतलब साधन नहीं थे ना, तो आप खुद गाड़ी चलाते हुए आए। आप उस समय अध्यक्ष थे, खुद आप गाड़ी चलाते हुए आए थे और वहां रह के पूरा जो गाय था उसका शव को पूरा ठीक से आप वो किए थे।
तो अभी वही बात चल रही थी कि अंकल एक बार नहीं, में- इसमें एक घटना याद आती है। हमारे सिन्हा जी हैं जो मंडी सचिव थे कहीं, जी जी बहुत बारिश हुई रात को, महासमुंद में बहुत तेज बारिश हुई, जी। अच्छी तेज बारिश, और पूरी सड़कों में पानी हुआ गया। और बीटीआई रोड में वो रहते थे, तो उनके घर में पानी जो है घुस रहा था, जी। पूरा घर में पानी भर रहा था नीचे के फ्लोर में। तो वो रात को 3 बजे मेरे को फ़ोन लगाए कि पानी पूरा भर रहा है, क्या नगर पालिका वाले हैं, आप लोग देखते नहीं, ऐसा वैसा करके, और इसको ठीक कराइए। जी। तो रात को 3 बजे एकदम घोर बारिश के समय मैंने जेसीबी वाले को बुलाया, फ़ोन किया उसको, ड्राइवर को, जेसीबी लेके आया, और जेसीबी में बैठ के मैं जी फिर उनके घर गया बीटीआई रोड, और वो पूरा वहाँ से नाली बना के वो पानी को हम लोगों ने बाहर निकाला। जी, तो जी। आज जब भी मिलते हैं तो याद करते हैं जी, जी। कि रात को 3 बजे जो है आप मेरे घर जेसीबी लेके आए थे और वो किए थे, उसका आज भी वो याद करते हैं। तो दिल को सुकून मिलता है कि हमने काम किया, अच्छा काम किया। जी, जी। तो वो एक मेमोरी बन जाती है। ये बनती है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं कि इतने सारे गार्डन हम लोगों ने महासमुंद में बनाया जी जी कि जाते हैं कभी गार्डन में तो वहाँ के बच्चे जो हैं वो बड़े खुश दिखते हैं, तो अपने को प्रसन्नता लगती, चाहे टायर ट्रेन चली हो, जी चाहे सुशील सेमवल गार्डन बना हो, इधर ठाकरे उद्यान बना हो, जी बीटीआई गार्डन, गुरु गोविंद सिंह गार्डन बना हो, संजय आनंद बना हो, नेहरू उद्यान को भी हम लोगों ने अच्छे से संवारा था। जी। तो ये भी, और एक काम जो पूरे तालाब जो हैं हमारे यहाँ हम देखेंगे तो सब तालाब अब पटते जा रहे जी, जी, हैं, जी। पाट रहे हैं उसको जी, लोग। जी। तो पहली बार महासमुंद में मेरे को लगता है इतिहास में इतने साल बाद एक नया तालाब जो है हम लोगों ने जो अपना सरस्वती राइस मिल है जी, जी। उसके पीछे एक नया तालाब जो है हम लोगों ने उस समय बनाया, जो मेरे को लगता है कि महासमुंद में कई वर्षों बाद, सैकड़ों पहला एक नया तालाब बना था जी, वो। जी। तो ऐसा जल संरक्षण से लेकर के पर्यावरण, साफ सफाई, इस पे सब पे काम करने पे बड़ा आनंद मिलता है, जिसमें लोगों को सुख मिलता है तो अपने आप को सुकून मिलता है। ये जो है बड़ा काम। आपने सब गार्डन्स का निर्माण तो कर दिया अंकल, उस समय बहुत पहले से आपने कर दिया था, पर आज ना स्थिति उतनी अच्छी नहीं है गार्डन्स की, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? अब देखिए, लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, वहाँ बैठे हैं, करेंगे वो सब, जी उसको धीरे से होगा। और मैं भी उम्मीद करता हूँ कि ये सब अच्छा होगा। जी, जो जी। लोग बैठे हैं सब जिम्मेदार हैं नगर पालिका में, सब लोग उसका प्रयास भी करेंगे। बीच में टाउन हॉल गया था अभी 10-15 दिन पहले, जी तो वहाँ की भी थोड़ी स्थिति अच्छी नहीं है। जी तो उसके लिए मैंने सीएमओ वगैरह सबको कहा कि इसको भाई ठीक किया जाए, क्योंकि शहर के बीच का ये है। तो ऐसा सब होगा, धीरे से सब ठीक होगा, जी, ऐसा जी। कोई नहीं। जो लोग बैठे हैं जिम्मेदार हैं, सब प्रकार के साधन उनके पास उपलब्ध हैं, जी। तो वो कर सकते हैं। और अंकल, निर्दलीय विधायक बनने के बाद आप विधानसभा पहुंचे, तो पहले आप पहली बार ऐसे कोई हुआ होगा कि कोई निर्दलीय विधायक वहां पहुंचा है, तो वो सफर कितना कठिन था आपके लिए, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में बैठना और पूरे 5 साल महासमुंद को चलाना? नहीं, उसमें ये था, निर्दलीय होने के कारण और अकेला विधायक होने के कारण एक लोगों के मन में ये तो था कि एक बिना जाति के आधार का आदमी जो है वो निर्दलीय कैसे जीत सकता है। कोई बाहुबली नहीं है, हाँ कोई धन बल नहीं है, कोई जो है जातिगत समीकरण उसके साथ नहीं है। ये लोगों में एक उत्सुकता थी, और हर प्रकार के विषय जो है हम लोग उठाते थे, क्योंकि हम लोग को समय हर विषय में मिलता था, जी, जी। भले कम समय मिलता था, जी। क्योंकि पार्टी के आधार पर वहाँ समय बटा रहता है कि भाजपा को 1 घंटा मिलेगा, तो कांग्रेस यदि विपक्ष में 45 मिनट मिलेगा, तो हमको 2 मिनट मिलेगा। लेकिन उस 2 मिनट में हम जनता के विषय को, चाहे क्षेत्र के विषय हो, चाहे प्रदेश के विषय हैं, उसको उठाते थे, और मीडिया के माध्यम से भी हम लोग उन विषयों को उठाते थे। तो उसका कहीं ना कहीं जो है परिणाम हमको दिखता था। जैसे महासमुंद का ओवर ब्रिज है, जी ये बड़ा कठिन काम था। इसके लिए मैं लगातार जो है वो प्रयास करते रहा कि ये ओवर ब्रिज बने, क्योंकि
शहर 2 भागों में बढ़ जाता था, लोगों को हर साल बजट में आता था लेकिन लैप्स हो जाता था, बजट को प्रशासकीय स्वीकृति नहीं मिलते थे। इसमें जब इसका एस्टिमेट बना तो ब्रिज था 25 करोड़ का और मुआवजा था 50 करोड़ का। तो जब मैं मंत्री के पास जाता था तो कहा यार 25 करोड़ का ब्रिज है और 50 करोड़ मुआवजा है, ये कौन देगा भैया करके, इतना 50 करोड़ थोड़ी मुआवजा देंगे, ब्रिज से डबल मुआवजे की लागत है। लेकिन मैंने प्रयास नहीं छोड़ा, उसमें बजट में उसको शामिल कराया। फिर उसके बाद जो है पीडब्ल्यूडी के मंत्री से मिला, मंत्री ने कहा ये असंभव है, नहीं हो सकता ये काम। फिर भी नहीं हारा मैं कहा आप प्रयास कीजिए, कमेटी में रखे। उन्होंने कहा ठीक है कोशिश करेंगे, लेकिन ये 75 करोड़ का काम है, ये सीएम तक जाएगा, उनके दस्तखत से होगा। मैं फिर सेक्रेटरी के पास गया पीडब्ल्यूडी के, उनसे बात किया। फिर चीफ सेक्रेटरी के पास गया, उस समय ढांड साहब चीफ सेक्रेटरी थे। मैंने कहा साहब ये है बड़ी समस्या है, कहे एक काम करो तुम जो हमारे ये हैं वित्त विभाग के सचिव हैं उनसे मिलो और मुख्यमंत्री से मिलो, क्योंकि हम तो बोल देंगे लेकिन वित्त सचिव अटका देंगे। वित्त सचिव से मिला जी, उनको कहा कि भाई ये है। फिर मुख्यमंत्री से मिला तो वो कहा ठीक है आएगा तो मैं देखूंगा। जब वो तीनों की मीटिंग हुई पीडब्ल्यूडी की, वित्त सचिव की और मुख्य सचिव की, तो 50 करोड़ के ऊपर काम सीएम के पास जाते थे, तो ये 75 करोड़ उन लोगों ने कहा चलो डॉक्टर साहब आए थे इसको आगे बढ़ा देते हैं, देखेंगे मुख्यमंत्री को। वो आगे बढ़ गया वहाँ मीटिंग से, फिर मुख्यमंत्री जी से मिला और उन्होंने स्वीकृति दी। और ये यानी मेरे को लगता है पूरे छत्तीसगढ़ में पहला प्रोजेक्ट होगा जिसकी लागत से दुगना जो है वो मुआवजा बांटा गया सरकार। और वो बड़ा जो है मन में एक बड़ा वो रहा कि भाई अच्छा ये काम था, कल बहुत दिन से रुका हुआ था काम। रुका हुआ काम था और उससे बड़ा मन को आनंद मिला कि ये एक बड़ा काम हमने शहर के लिए का। वैसे जब नगर पालिका अध्यक्ष था तो महानदी से पानी की लाने की बात चलते थे कि महानदी से तो लोग हंसते थे कि ये 15 करोड़ की योजना जो है, उस समय 15 करोड़ राशि यानी बहुत बड़ी राशि होते थे। तो ये 15 करोड़ की राशि कहाँ से आएगी, कौन देगा। उस समय पहले भूपेश बघेल कांग्रेस के शासन में पीएचई मिनिस्टर थे, तो वो आए थे यहाँ रेस्ट हाउस गया, उनसे मिला तो ये संभव नहीं है, कहीं नहीं होगा, नहीं हो पाएगा करके। फिर भाजपा का शासन आया, फिर मुख्यमंत्री से मिला, सब योजना बनाई, हम लोगों ने किया प्रयास, तो फिर वो 15 करोड़ की राशि जो है उसमें बाद में वो बढ़ा। वैसे तुम गाँव का भी बनाया जब विधायक था मैं तब। फिर 65 गाँवों की जो पानी लाने की योजना है जो अभी जिस पे काम चल रहा है, जो नेशनल हाईवे के उस पार है, सिरपुर से लेके इधर घोड़ारी तक और उधर, ये एक समूह जल प्रदाय योजना थी, उसके लिए भी हम लोगों ने प्रयास किया। उसको भी मैंने ही जो है ड्राफ्ट किया, बनाया, और उसमें पानी जो है अपना ये बांध से, अछोला बांध से नहीं मिल रहा था, तब उसके लिए प्रयास किया। फिर कितना पानी बचा है, कितना दे सकते हैं, तब वो पानी भी उसमें से निकाल के वो 65 गाँव की योजना, अभी शायद पूरा काम नहीं हुआ है, वो चल रहा है। तो वो भी एक अच्छा काम। वैसे ही एक कल्पना थी कि कोडार से पानी लेकर के, तुम गांव तो गया ही है, इस तरफ के जो भीमचा तक के गांव हैं, इन गांवों में पानी आए वहाँ से, ये 20 गांव जो हैं, तो वो लेकिन अभी योजना उसको भी दिया था पीएचई में, लेकिन बाद में वो योजना बन नहीं पाई। पिछले पॉडकास्ट में अंकल विनोद चंद्राकर जी आए थे, पूर्व विधायक, तो उनसे ना ओवरब्रिज की बात चल रही थी। ओवरब्रिज मतलब उनके कार्यकाल में ओपनिंग हुई थी, तो हमने उनसे बात की तो वो बोले कि उसका पूरा श्रेय आपको जाता है, डॉक्टर विमल चोपड़ा जी को जाता है। तो उन्होंने भी पूरा बताया आप, मतलब आपने जो जो काम किए थे ना। पर अंकल ऐसा है कि ब्रिज का जो स्ट्रक्चर है थोड़ा अजीब है, आए दिन वहाँ एक्सीडेंट होते रहते हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? नहीं देखिए, ये सब देखिए एक्सीडेंट होना ये तो होते रहता है, लेकिन जितना अच्छा संभव था उतना अच्छा जो है वो सरकार ने और इंजीनियर ने किया। थोड़े मोड़े एक्सीडेंट तो चाहे हाईवे में हो चाहे कहीं हो, वो तो होते रहते हैं, लेकिन फिर भी जो अच्छा संभव था वो काम किया। और बीच में अंकल जो रेलवे फाटक है, रेलवे गेट है, वो भी बंद होने का चल रहा था, उसके लिए भी आप सभी ने मिलकर आंदोलन किया था ब्रिज में ही, तो वो भी एक अच्छा कार्य हो गया था। नहीं तो अगर फाटक बंद हो जाने से बहुत इधर सबको प्रभाव पड़ता है।
प्रभाव पड़ता उसमें, उसके लिए हम लोग दिल्ली भी गए थे जी जी और सांसद और सबके नेतृत्व में रेल मंत्री से भी मिले जी और फाटक बंद हो चुका था जी लगभग, जी। सब तोड़फोड़ हो गई थे। हमारे सामने ही, हम लोगों के सामने जो है, रेल मंत्री ने सीधा, जो बड़े अधिकारी हैं जो रहते हैं संबलपुर, उन्होंने फ़ोन किया कि ये गेट बंद नहीं होना चाहिए और इसको जो टूट फूट हो गई है उसको फिर से निर्माण करो और चालू करो। जी दूसरे दिन हम दिल्ली से महासमुंद आए और दूसरे दिन, यानी इतनी तत्परता जो है देखने नहीं मिलती, काम चालू हो गया था यहाँ गेट खोलने का। जी। और मेरे ख्याल से महीने भर में हो गया वो था, गेट खुल गया। जी तो यानी हम वहाँ से दिल्ली से निकले और यहाँ आए और काम काम चालू चालू हो गया था उसका। जी। तो ये एक बड़ी सफलता थी। और उसमें बीच में एक पैदल पुल भी बनाने वाला था। जी जी अब वो पैदल पुल को हम लोगों ने देखा तो ओवर ब्रिज के बाजू में ही पैदल पुल बनना था। अब वो पैदल पुल का चढ़ाव जो है ओवर ब्रिज से ज़्यादा था जी उसका, तो उसमें चढ़ता कौन, कोई नहीं चढ़ता, नहीं। पैसा खराब जाता। तो जी। हम लोगों ने उसके लिए भी कहा कि ये पैदल ब्रिज का, क्योंकि ओवर ब्रिज बन चुका है हाँ और ओवर ब्रिज अभी पर्याप्त है, जी इसलिए इसका चढ़ाव उससे ज्यादा है तो उसमें हाँ, तो ना कोई नहीं ठेला जाएगा। वाला जाएगा, कोई नहीं जाएगा। जी तो इसको इस तरह, तो वो भी पैसा सरकार का बचा जी जी उसमें 5-6 करोड़ जो था। तो ये जो है एक सोच के साथ जो है, यदि आप विकास करोगे, जी उसमें विचार करोगे, जी तो वो भी जो है अच्छा होगा। ये शहर के बीच जो हमारा नेशनल हाईवे, इसका चौड़ीकरण, डिवाइडर, इसमें लाइटिंग, इसके लिए मैं नितिन गडकरी जी के पास गया था और उन्होंने फिर उसमें 54 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी और फिर ये चौड़ीकरण और इसका जो है डिवाइडर का काम, लाइट का काम, चलो। ये चालू हुआ और प्रारंभ हुआ वैसे। और अंकल उसके बाद ना एक घटना हुई थी जिससे हम सभी महासमुंद के जो लोग थे सब आक्रोशित थे। सिरपुर में जो हमारे विधायक के ऊपर लाठीचार्ज हुई थी, तो मन बहुत ज्यादा ना विचलित था अंकल, बहुत ज्यादा ना सब आक्रोशित थे कि हमारे विधायक के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो क्या घटना थी अंकल? इसमें बहुत बड़ी बात है कि क्या हुआ, वहाँ के 20 किसान थे लगभग, जी जिनकी लगानी जमीन और पट्टे की जमीन थे, उसको वहाँ पुरातत्व विभाग ने घेरा कर दिया था। तो वो 10 साल से खेती नहीं कर पा रहे थे उसमें, क्योंकि पुरातत्व विभाग का घेरा हो गया था और वहाँ कोई जाता था तो वहाँ से भगा देते थे पुलिस और प्रशासन कि ये पुरातत्व की जमीन हो गई। जी मेरे पहले 2 विधायक और हुए, उन लोगों ने के पास भी उन लोगों ने आवेदन दिया कि भैया ये ऐसा हो गया, हमारी ज़मीन है, कागज हो गए, लेकिन वो विधानसभा तक जाते थे और वहाँ जो है सरकार बोल देती थी कि हमने कोई ज़मीन नहीं घेरी है करके, जी और वो वापस आ जाते थे। वो गांव वाले उसको भूल गए थे कि ये हमारी ज़मीन है, जी अब ये न इसका पैसा मिलेगा, ना ये ज़मीन मिलेगी, न मुआवजा मिलेगा। जब मैं विधायक बना तो गांव वालों ने मेरे को एक आवेदन दिया छोटा सा, भैया अब हम तो भूल गए हैं, आपसे होता है तो देख लो, नहीं तो ये तो हमारा पानी में गया करके। मैंने विधानसभा में प्रश्न लगाया, सब जवाब वही आया कि हमने कोई ज़मीन अधिग्रहित नहीं की है, ऐसा वैसा। फिर मैं उसमें अंदर और घुसा। अरुण शर्मा जी उस समय वहाँ पुरातत्ववेत्ता थे, वो काम करते थे, वो सब ये ज़मीन घेरे थे और वहाँ चल रहा था केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट। तब फिर मैं पुरातत्व विभाग के ऑफिस में गया, केंद्र सरकार का, जो रायपुर में था। मैंने कहा क्या मामला भाई, प्रदेश सरकार कहती है हमने नहीं घेरा है, आप कहते हैं कि कोई हमारे पास जानकारी कोई आता ही नहीं है करके। जी तो मैं गया, तब उन्होंने बताया ये केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है, राज्य सरकार इसको कुछ नहीं कर रही है। जी तब केंद्र सरकार को हम लोगों ने कहा कि भाई, लिखा कि इसका पैसा दीजिए करके आप। तो उसमें भी सब पटवारी रिपोर्ट आ गई, सब आ गई कि देखिए ये इसकी ज़मीन है, इसकी ज़मीन है, इसको आपने घेरा मारा है। कलेक्टर ने भी, हमने कहा कि आप लिखो पत्र, उन्होंने भी कहा ठीक है देखते हैं करके। उसी बीच पर्यटन मंत्री महेश शर्मा थे दिल्ली से, केंद्र में, वो आए वहाँ पे वो घूमे, तो मैंने उनको ज्ञापन दिया जब सभा चल रही थी उनकी। तो उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल ये जो है मिलना चाहिए, किसानों का हक है,
वो धरती पुत्र हैं करके जी। अब उन्होंने वहाँ ले गया। इस बीच लंबा समय हो गया और हम लोगों ने ये तय किया वहाँ सिरपुर के लोगों के साथ बैठ के कि यहाँ पे जो है कोई भी विकास कार्य पुरातत्व विभाग का तब तक नहीं होने दिया जाएगा जब तक वो इस जमीन का मुआवजा नहीं दे देते हैं। हम लोगों ने तय किया और ये तय था। उसके बाद जो है मैं कुछ समय के लिए यूएस घूमने चल दिया। उसी बीच खबर आई कि वहाँ पे जो है वो मकान थोड़ा सा तोड़ दिया गया है करके, कुछ आसपास का तोड़ दिया गया है। उसमें अग्नि चंद्राकर जी वहाँ गए थे लेकिन वो रुक नहीं पाया। विधायक में था मैं उस समय, मैं आया, फिर गांव में मीटिंग हुई तो हम लोगों ने यही कहा कि अब एक ईंट भी यहाँ विकास का पुरातत्व विभाग को हम रखने नहीं देंगे। उसके बाद महीने भर बाद मैं घर में नहा रहा था, सुबह मेरे ख्याल से 8:30 बजा होगा, नहा रहा था, तभी सिरपुर से फ़ोन आया। उस दिन मोदी जी थे और एक सफाई अभियान चल रहा था पूरे देश भर में, स्वच्छता अभियान। तो गांव वाले भी सरपंच के नेतृत्व में वहाँ स्वच्छता अभियान चला रहे थे, 100-150 लोग जो हैं। तो वहाँ से फ़ोन आया सरपंच का कि भैया यहाँ तो वो भयंकर पुलिस आई है, फोर्स आया है और पूरा यहाँ जो है तोड़ने का और ये मलबा हटाने का सब तैयारी चल रही है। मलबा हम लोगों ने कह दिया था कि मलबा भी नहीं हटाने देंगे जी। और ये तो मेरे ख्याल से कहे 500-700 पुलिस वाले होंगे, सब आए हुए हैं। तो मैं कहा मैं आ रहा हूँ करके मैं जो है कपड़ा वपड़ा पहना, हमारे साथी देवीचंद राठी और 1-2 लोगों को लेके निकल गया। वहाँ देखा तो पुलिस पूरा अमला जो है 500-700 पुलिस का जो खड़ा है और वो सब तैयारी में है। हम लोग दरी बिछाए सब गांव के लोग और वहाँ बैठ गए कि या तो हमारे ऊपर आप चलाइए गाड़ी और नहीं तो इनका पहले मुआवजा दीजिए। ये पटवारी की रिपोर्ट है कि आपने इनकी ज़मीन ली है और मुआवजा दीजिए। नहीं तो वहाँ कुछ जो बुद्धिहीन जिनको कह लें या प्रीजुडिस या जो लोग जो हैं अपने आप को बहुत ज़्यादा समझते थे वैसे अधिकारी थे, तो उन लोगों ने कहा नहीं हट जाओ आप लोग, या हटेगा वटेगा। हम लोग बैठे थे 150-200 लोग उसमें दरी लगा के मलबे के ऊपर के, हम नहीं हटाने देंगे जब तक मुआवजे की बात नहीं आएगी। वहाँ लाठीचार्ज कर दिया उन्होंने, हमको भी, मेरे को भी मारा और लोगों को मारा, सबको हाथ टूटे, लोगों के पैर टूटे। घर में घुस करके, अब वो 500-700 पुलिस वाले थे, घर में घुसे, हम लोग को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करके कोडार में ला करके हम लोगों को रखा गया, मेरे को भी रखा गया। तो सारी भीड़ फिर कोडार में पहुंच गई, कोडार रेस्ट हाउस में। छोड़ो वहाँ पुलिस वालों से धक्का मुक्की और वहाँ भी फिर लाठीचार्ज हुआ। फिर वो पूरा गेट वेट टूट गया। हम लोग सब नेशनल हाईवे पे गए, वहाँ चक्का जाम कर दिए। रात को करीब 9-10 बज गया, चक्का जाम पूरा। तब फिर वहाँ से हमारी मंत्रियों से बात हुई, सबसे कलेक्टर का फ़ोन आया फिर कि भाई ठीक है बैठ के बात करेंगे, सब मुआवजा देंगे, आप लोग रास्ता खोल दो करके। आप लोगों का ये आश्वासन सिर्फ नहीं होना चाहिए, ये तय होना चाहिए, क्योंकि सारी रिपोर्ट जो है गांव वालों के फेवर में है कि उन लोगों ने ज़मीन दी है और ये उनका 1,75 लाख मुआवजा बना है करके बन रहा है। पैसा आप चाहे केंद्र से दे आप। तब कलेक्टर ने कहा, फिर दिल्ली पत्र लिखा, फिर महेश शर्मा जी से बात हुई और अंततः जो है वो 1,75 लाख वहाँ के किसानों को मुआवजा मिला और वो बड़े खुश हुए। और ये इस प्रकार से जो 10 साल से उनकी समस्या हल नहीं हो। ठीक है, हम लाठी खाए, हम लोगों पे झूठे केस दर्ज हुए, आज भी वो केस दर्ज हैं। कुछ पुलिस वालों ने जबरन ST-SC एक्ट पे जो है केस दर्ज किए, कुछ लोगों पे जबरन झूठे केस दर्ज किए गए, लेकिन उसका मुकाबला हम लोगों ने किया, क्योंकि जनता की लड़ाई थी और जनता की लड़ाई के लिए ही हम चुने गए थे उस समय। तो वो जनता की लड़ाई के लिए चाहे पद जाए, चाहे जान जाए, चाहे जेल जाए, उसके लिए हम लोगों ने वो लड़ाई लड़ी और उसमें हम सफल हुए। फिर उसके बाद अंकल, जो आप अधिकारी कर्मचारी की आप बात बता रहे हैं, उनसे कभी मुलाकात हुई आपकी उसके बाद? नहीं, मुलाकात हुई, बाद में भी हुई। उसमें कुछ अच्छे कर्मचारी, अच्छे अधिकारी भी थे। यदु साहब थे हमारे, अच्छे थे। उस समय के SP झा साहब थे, वो भी अच्छे थे। लेकिन उनके नीचे का महकमा जो है पुलिस विभाग का खास करके, वो बड़ा वो था,
कुछ दूसरे उसमें चलता था, कुछ भ्रष्ट लोग थे, जी। क्योंकि हमारा शराब के विरुद्ध आंदोलन चलता था उस समय जी। कि अवैध शराब, तो वो पुलिस वाले अवैध शराब का वो संरक्षण देते थे, तो वो हम लोगों को टारगेट पे रखते थे, तो इसलिए वो जो है वो लाठीचार्ज और ये सब काम जो है उन लोगों ने वहाँ पर किया कि वो जो शराब लाबी के विरुद्ध हमारा आंदोलन था उसका बदला वो सिरपुर में निकाल रहे थे। अच्छा। ऐसा था। हम देखते हैं अंकल कि आप शराब के खिलाफ या कोई भी नशे के खिलाफ आप हमेशा आंदोलन करते ही हैं, और आपकी सरकार रहते हुए भी आप कर रहे हैं, तो ऐसा कभी हुआ नहीं कि संगठन के कोई ऊपर से आपको बोले हो कि ऐसा क्यों करते हैं? नहीं, ऐसे कई बार बातचीत हुई, कई बार हुआ। देखिए, हमारा आंदोलन था अवैध शराब के विरुद्ध, ठेकेदार जो अवैध शराब बेचते हैं वो, दो आंदोलन था नशे के विरुद्ध था। एक था सरकारी दुकानें हैं, उसके लिए सरकार से लड़ाई हो गई। जी। अब सरकारी दुकान में जब तक सरकार बंद नहीं करती, जितना बेचना है आप बेचो, लेकिन ये जो गली गली में ले जा करके बेचते थे शराब, ये अवैध है, इसको कानूनी मान्यता नहीं है, ये बंद होना चाहिए करके ये शराब। लेकिन एक गिरोह था, काकस था, जो यही काम करता था। उसमें बहुत सारे असामाजिक तत्व थे जिनको पुलिस का संरक्षण था। मैं निर्दलीय था, बात विधानसभा में भी उठाता था और जनता के बीच भी। रात को अवैध शराब पकड़ने, कभी कभी रात को 2 बजे फ़ोन आता था कि यहाँ से अवैध शराब जो है वो जाने वाली है। उसका एक किस्सा हम लोगों का हुआ कि बार नया पारा में जो है वहाँ से फ़ोन आया इधर से कहीं से कि वो बलौदा बाजार से शराब लेके एक गाड़ी निकली है अवैध शराब, और वो महासमुंद में बाग बहारा तरफ जा रही है करके। जी। तो अब रात को 2 बजे की बात है, 2 बजे उठे हम लोग, चले सब 5-7 लोग गाड़ी में बैठे, चले उधर बार नया पारा के अंदर, रायतून से होते हुए अंदर तक गए। उधर कोई गाड़ी नहीं मिले, वापस आने लगे। जी। वापस जब आने लगे तब हमको पीछे से, जब हम लोग निराश भी हो गए थे, 3 बज गई थी, 3, साढ़े 3, 4 बज गए हो गए, निराश हो गए, अरे यार ये सब झूठी खबर है करके। लेकिन फिर देखे पीछे से एक गाड़ी आ रही है, हम लोग जब वापस आ रहे थे वो लाइट दिख रही थी उसकी रात को, लाइट दिख रही थी उसकी रात को, और लाइट में फिर लगा गाड़ी होगी करके, हम कि ना उसको गाड़ी को रोके। तब गाड़ी में देखे तो 200 पेटी शराब उसमें थे। तब हम लोगों को लगा नहीं, तब उसको हम रायतून तक लाए, पुलिस को फ़ोन किए, फिर पुलिस को आबकारी विभाग को सौंपे। तो ऐसा रात को 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे, ऐसा कई बार मेन रोड में हम लोगों ने शराब पकड़ी, कई बार इधर पकड़ी, ऐसा बहुत सारी शराब। कई बार ऐसे कुख्यात लोग जो गुंडे माने जाते हैं, वो उस समय मेरे पास गार्ड भी नहीं थे, जो सुरक्षा गार्ड मैं लिया भी नहीं था जी। तो लोग कहते थे अरे यार रात को 2 बजे 3 बजे तुम वो जंगल में जा रहे हो ना, तुम्हारे पास कोई सुरक्षा है, और ये सब जो शराब के ठेकेदार हैं बड़े बड़े माफिया हैं, ये कब क्या कर दें, कुछ भी कर दें, कोई भरोसा नहीं तुम। लेकिन हम लोग और हमारा जो कार्यकर्ताओं का ग्रुप था वो बड़ा कि जान की परवाह किए बगैर इस पे चलते रहता था। और ये जो संरक्षण था पुलिस वालों का, ये तो हम लोगों ने आंदोलन भी किया, कई बार पुलिस थाने में प्रदर्शन किया हम लोग, हजारों लोग थे वहाँ। लेकिन पुलिस ऐसा चाहती थी कि इनको पीटा जाए, लेकिन हम लोगों ने मौका नहीं दिया। वैसा एक बड़ा अच्छा वाकया ये हुआ कि अवैध शराब के विरुद्ध हम लोग आंदोलन चला रहे थे, हम प्रशासन नहीं देखा, तो हम लोगों ने कहा कि हम चौक में शराब बेचेंगे खुलेआम करके, और नेहरू चौक में हम लोगों ने, है ना, शराब की दुकान लगाई करके, वहाँ शराब की जो देसी पौवे की बाटलें जो है लाइन से रखी, और हमारे 400-500 कार्यकर्ता, और वहाँ भाषण हुआ, और हम शराब जो है वो खुलेआम बेचेंगे। जब हो रहा है तो खुलेआम ही करो अंकल। तो जब पुलिस कुछ नहीं कर रहे, खुलेआम बेचेंगे, तो पुलिस ऐसे ही हमारे पीछे पड़ी थी। तो सब पुलिस वाले आए 40-50, और वो जब्त किए कि आप शराब कैसे बेच रहे हो करके, ये शराब बेचने की जगह नहीं है, ये अवैध है, आपको गिरफ्तार किया जाए। जी। हम लोग खोल के देखो उसको, जी, सूंघ के देखो। जी। तो उसको खोले, सूंघे तो उसमें पानी था। तो फिर वो वापस चले गए कि अरे ये तो शराब नहीं है, पानी है बाटल में। तो
ऐसा हम लोगों ने हर प्रकार से, उसके बाद मेरे ऊपर एक बार आक्रमण भी हुआ, जो इधर हम सिरगिड़ी जामोली तरफ जो एक गाड़ी के पीछे गए, खूब, मैं कार में था, छोटी कार, और वो लोग बुलेरो में थे, जी। खूब निकलते निकलते वो उधर से उमरदा से आगे ऐसा बागबारा रोड में निकले, फिर आए, वो शराब को फेंक दिए वहाँ पे शेर के पास, मोगरा के पास। जी। तो वहाँ भी उन लोगों से हमारी झंझट वंझट मारपीट, फिर उन लोगों ने आक्रमण, तो विधानसभा में उठा, हम लोगों ने आमरण अनशन भी किया 3-4 दिन के बाद में। लेकिन एक उस समय ये तो था, भय था, शराब जो है कंट्रोल हुई थी ऐसा, तो ये आंदोलन चला। और उसमें कई लोग कहते थे अरे यार ये तो चलते रहेगा, ये बंद नहीं होने का, लेकिन हम लोगों का एक जुनून था कि देसी शराब के जो ठेके, उसकी लड़ाई तो विधानसभा में लड़ेंगे, लेकिन जो गली गली में बिक रही अवैध शराब, वो ठेकेदार को बंद करना। और अंकल, महासमुंद के जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे लाठीचार्ज जो हुई थी, तो उस घटना को इससे लिंक कर सकते हैं क्या कि वो उस अवैध शराब का खिलाफ आवाज उठाने के कारण हुई थी, या फिर निर्दलीय विधायक होने के कारण उसका खामियाजा भुगतना पड़ा, जबकि बीजेपी की थी अंकल सरकार बीजेपी की थी। और बड़ा इंटरेस्टिंग था कि महिला खिलाड़ियों के साथ वहाँ छेड़छाड़ हुई थी जी। उसको लेकर के हम गए थे वहाँ पे। और वहाँ जब मैं गया तो खिलाड़ियों के विरुद्ध FIR कर रहा था वो, तो डूंग डूंग करके एक वो था, तो मैं गया, उससे बात किया, भाई ये लोग आए हैं और इनके सुना आप उल्टा सुल्टा रिपोर्ट मत लिखो करके, क्योंकि वो भी शराब माफिया के साथ मिला हुआ था जी। तो मैं बोल रहा हूँ, मैं खड़ा हूँ, और वो एक आरक्षक जो है वो टेबल में बैठा लिख रहा है, सुन भी नहीं रहा है। तो हमारे कार्यकर्ताओं ने फिर प्रदर्शन चालू किया वहाँ पे कि किस प्रकार का थाना है, विधायक भी आया है, एक आरक्षक बैठा है, सुन भी नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। ये सब प्रदर्शन वगैरह हुआ वहाँ पे, सब हुआ, और अच्छी बातचीत भी फिर होने लगी। फिर SP साहब को मैंने कहा कि साहब ये आपके थाने वाले ठीक नहीं कर रहे, मामला सुलझाना है। तो मेरे ख्याल से उस समय ध्रुव थे, एडिशनल SP थे या SDOP थे। मैं कहा उनसे थोड़ा अच्छा था, जनता के बीच समय, उनको भेज दो तो मामला, वो आए भी, मामला लगभग सुलझ भी गया था, है ना। हम लोग वहीं थाने के, उसने ही बीच में जो IPS उदय किरण, वो थाने के भीतर आया और हम लोगों से जो है दुर्व्यवहार, भागो यहाँ से, निकलो सब, कुर्सी उर्सी फेंका, ऐसा ये सब थाने में नहीं चलेगा, भागो यहाँ से, निकलो यहाँ से। मैं भी खड़ा था, मैं कहा साहब थोड़ा बात ठीक से कीजिए आप, सब मामला वो हो जाएगा। नहीं ऐसा है, वैसा है, ये है। वो एक प्रकार से बददिमाग और जिसको कहेंगे मानसिक रूप से विचलित व्यक्ति था, क्योंकि उसके पहले और बिलासपुर में और कोरबा में और कई जगह उनकी पत्रकारों से लेके, नेताओं से लेके बहुत दुर्व्यवहार की शिकायतें आ चुकी थी कई सारी, और वो महासमुंद भेज दिए गए। महासमुंद में भी गांधी नेहरू चौक में एक गुप्ता ठेले वाला है, फल वाला, जी, उससे भी बहुत गाली गलौज, और वो कि उसको थाने में बुलाया कि तेरे को साले अब गाली गलौज करना और ये करना, तू आम बेचता है ये। वो गुप्ता मेरे पास आया था, तब SP से मैंने बात की कि ये इस प्रकार से ऐसा दुर्व्यवहार ना करे करके। वो उस प्रकार से वैसा बददिमाग आदमी था, तो उसके कारण पूरा माहौल बिगड़ गया। और फिर उसने, हम लोग वहाँ धरने पे बैठ गए, लाठीचार्ज किया, मारा पीटा, और हमारे विरुद्ध झूठी रिपोर्ट लिखे। न तो बाहर हमारे आदमी थे, ना बाहर से कोई पथराव हुआ, ना कुछ हुआ, लेकिन पुलिस ने बनाने के लिए किया। वहाँ महंती करके जब लाठीचार्ज हुआ, मैं तो अंदर ही था थाने के, मैंने कहा मेरे को भी मारो करके, लो चलो कितना मार सकते हो। लेकिन तो वो महंती था, वीरेंद्र महंती, वो वहाँ खड़ा था, अकेला था वो, अब वो कुछ कर भी नहीं रहा था। लेकिन उदय किरण ने खुद डंडा लेकर के उसको मारा खूब, और उसकी पैर की हड्डी जो है फ्रैक्चर जी, वो बताए थे हमको, मिले थे। हाँ, पूरे जो घटना हुई थी ना, उसके बारे में वो बताया, फ्रैक्चर हो गई, जबकि वो कुछ नहीं कर रहा। तो इस प्रकार आप बददिमाग होकर के सोचोगे प्रशासन चलाया जाए तो नहीं चल सकता। उसके लिए आपको बातचीत, सामंजस्य का रास्ता, और जो मामला सुलझ चुका था उसको उसने उलझाया, बाद में फिर ट्रांसफ़र हुआ, और ये सब लूप लाइन में, चाहे वो सिरपुर वाला, और मेरे ख्याल से आज तक अभी भी उदय किरण भी, ये सब उसी
प्रकार से भुगत रहे हैं अपने कर्मों का फल जो है वो वैसा, और वो चल रहा है। तो वो एक प्रकार से एक हमारा पीड़ित जनता के विरुद्ध, उससे बड़ा एक और आंदोलन हम लोगों ने किया था, जो शायद जिसकी बात नहीं हो पा रही है, वो है गाड़ीवान यूनियन का आंदोलन हुआ था। वो भी हमारा एक बहुत बड़ा, कि जो यहाँ बैलगाड़ियाँ थे उसको एफसीआई ने बंद कर दिया था कि बैलगाड़ी नहीं चलेगी, सिर्फ डीजल पेट्रोल की गाड़ियाँ चलेंगे यहाँ से। तब यहाँ पे था अंकल माल धक्का, के पास, यहाँ पे अपना तो स्टेशन के हाँ पास, स्टेशन महासमुंद। तो अब बैलगाड़ी नहीं चलेगी तो गरीब लोग, छोटे लोग बैल का उपयोग क्या करेंगे, गाड़ियों का उपयोग क्या करेंगे। हम लोगों ने कहा कि भाई बैलगाड़ी थोड़ा दूर ठीक है, कोई महासमुंद से नया पारा नहीं जा रहा है, एफसीआई से माल धक्का 1 किलोमीटर, इसमें इनको करने दो काम करके। नहीं, अधिकारियों से भी बात हुई, वो भी कहे दिल्ली बात करते हैं। हम लोगों ने कहा ये गरीब लोग हैं, जब तक है इनका काम चलने दिया जाए, जब तक बैलगाड़ी है इनको। उन्होंने नहीं कहा, तो हम लोगों ने कहा कि एक आंदोलन करेंगे हम, यहाँ से माल धक्का से एफसीआई तक जाएंगे करके। और गाड़ीवान यूनियन को लोग इकट्ठे हुए, हम लोग भी इकट्ठे हुए, और लाइन से 40-50 गाड़ियाँ थी, बैलगाड़ियाँ। हम लोग भी देखे थे अंकल, एफसीआई रोड में हुआ था। हाँ से तो यहाँ से हम माल धक्का से पुलिस आ गई जी। उस समय पुलिस भी 100-150 की संख्या में पुलिस आ गई, और वो आगे नहीं जाने देंगे कहे। तो उस समय जो बैलगाड़ी के सामने हम लोग थे कि ले जाना है, और बैल सामने था जी। अब वो इतना धक्का मुक्की हो कि पता नहीं कब बैल किसी के पेट में सिंग घुसा दे, कि किसी को मार दे। ऐसा एक भयंकर यानी खतरनाक माहौल था वो। जी। लेकिन वो बाधा को पार करते हुए बैलगाड़ी लेके हम लोग आगे बढ़े, और आगे बढ़ते हुए मंडी रोड से फिर मेन रोड में आए, नेशनल हाईवे से फिर इधर आए, फिर हम पहुँचे बैलगाड़ी लेके यहाँ पे लोहिया चौक में फिर पुलिस वालों से भयंकर धक्का मुक्की। अब पुलिस वालों ने उस समय ये चालाकी कर दी कि वो बैलगाड़ी से बैल को खोल के ढील दिया उसको, तो बैल चले गए, बैलगाड़ी नहीं चले। लेकिन फिर हम लोग बाकी लोग जो है एफसीआई तक गए, वहाँ आंदोलन किए, और उसमें समस्या सुलझने वाली थी। रायपुर भी डीएम वगैरह से बात हुई थी कि ठीक है आपकी बात मान ली जाएगी, हम लोगों ने दिल्ली भेजा। लेकिन उन्हीं के बीच में कुछ ऐसे नेता थे जो सोचते थे कि मैं इसमें नेतागिरी कर रहा हूं, जबकि मैं उनके हित में काम कर रहा था। और उन लोगों ने प्रशासन से मीडिएटर बन के गलत समझौता कर लिया, और वो बैलगाड़ी बंद हो गई, जबकि 2-3 दिन में वो चालू होने वाले थे। तो ये एक वो वाला आंदोलन भी हमारा एक बड़ा आंदोलन जो है वो हुआ था, जो जिसमें जान का खतरा था कि बैल कब बिचक जाए, किधर किसको मार दे, खतरनाक। और अंकल उसके बाद फिर से निर्दलीय चुनाव लड़ना जरूरत थी, मजबूरी थी, या जनता की मांग थी अंकल? नहीं, उस समय जनता का बहुत सपोर्ट था हमको, और मैं लगभग मेरे को लगता है कि यदि मैं अतिशयोक्ति न हो तो आज तक जितने विधायक हुए हैं महासमुंद में, सबसे ज़्यादा दौरा, सबसे ज़्यादा गांव जाना और सबसे ज़्यादा मिलना वो मैंने ही किया जी। और मेरे ख्याल से एक गांव में मैं उस समय 5 साल में कम से कम 10-15 बार एक गांव में, छोटे छोटे गांव में, जो किनारे के गांव में, मेरे को लगता है वहाँ आज तक कई गांव तो ऐसे थे जहाँ विधायक पहुँचे ही नहीं था। इधर परसापाली करके गांव है लोहारडी के पास, वहाँ मैं गया तो कहे आज तक कोई विधायक ही नहीं आया, परसापानी है, परसापाली है। हम लोग पहले जनप्रतिनिधि थे जो पहुँचे वहाँ भी गए, सब समस्या को हल किया, और हमने कहा कि ये चुनाव लड़ेंगे, देखते हैं, और लड़ा भी हम लोगों ने। लेकिन उस समय सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि दोनों राष्ट्रीय पार्टी और ख़ास करके कांग्रेस का घोषणा पत्र ऐसा था कर्ज माफ़ी का, कि कर्ज माफ़ी कर देंगे हम जी। तो सारे लोग जो हमारे भी तरफ किसान थे कर्ज माफ़ी के चक्कर में उधर चले गए जी। और कांग्रेस को वोट मिल गया उसमें, और भाजपा यानी टोटल 15 सीटें ही छोड़ के बाकी सब कांग्रेस की आ गई, करीब करीब जो है ना 75 सीट करीब। तो उसमें एक ये भी हुआ कि यदि उस समय भारतीय जनता पार्टी मेरे को टिकट देती तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं जीत जाता चुनाव जी, क्योंकि करीब 22,000 वोट मेरे को मिला
और 27,000 भारतीय जनता पार्टी को मिला, और कांग्रेस को 47,000 ही वोट मिला था, जो उसके वोट पहले भी थे अग्नि चंद्राकर जी के समय, लगभग जो है उससे कम थोड़ा सा मिला था, वो कांग्रेस का वोट था। तो मेरे वोट जो मेरे को 22,000 मिले हैं, वो तो मैं कहीं भी खड़ा होता, निर्दलीय खड़ा हूँ तो दिए हैं, तो वो भाजपा में भी होता तो होता। तो यदि जो 27,000 भाजपा के वोट थे, वो मेरे को लगता है भाजपा के कमिटेड वोट थे, वो कोई भी खड़ा हो भाजपा को ही देने वाले थे। तो यदि ये दोनों मिल जाते तो हमारी ताकत 27,000 और 22,000 की, तो हम 49,000 में पहुंच जाते, जो कांग्रेस से 2,000 ज़्यादा था। और यदि दोनों ताकतें मिल जाती, हमारी और भाजपा की और हमारी, तो वो जो 49,000 वोट था वो और ज़्यादा भी बढ़ सकता था। तो ये ऐसा था, लेकिन उस समय की परिस्थितियां और कांग्रेस का जो घोषणा पत्र था, वो उसने पूरी हवा को। और आज अंकल आपका पूनम चंद्राकर जी के साथ कैसा है संबंध? नहीं, बढ़िया है, सबके साथ बढ़िया है। चुनाव आते जाते रहते हैं, चलते रहते हैं, सबसे अच्छा संबंध है। अब वो चुनावी राजनीति अलग है और व्यक्तिगत अच्छा है, वो भी बढ़िया काम कर रहे हैं पार्टी में, और हम लोग भी बढ़िया काम कर रहे हैं, सब मिलके काम कर रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। और अंकल मौजूदा विधायक राजू सिन्हा जी, वो भी हमारा पॉडकास्ट देख रहे होंगे, अगर पॉडकास्ट के जरिए आप उनको कोई सलाह देना चाहते हो? नहीं, बढ़िया काम कर रहे हैं, वो भी लगातार जनता से संपर्क है उनका, जनता के बीच एक अच्छी छवि बना करके चल रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं हैं, जो काम हैं, उनको जनता के बीच पहुंचा रहे हैं, और अपने ऑफिस में बैठ के, गाँव में जा कर के लोगों से समस्या सुन करके उसको सुलझाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा प्रशासनिक कड़ाई की जरूरत ऐसा महसूस होते हैं। और अंकल आज अगर चुनाव हो तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा का, तो आप बीजेपी को किस स्थिति में देखते हैं? बीजेपी देखिए बहुत अच्छी स्थिति में है। बीजेपी जो है, उसकी जो कार्य प्रणाली है उसको कोई पार्टी अभी तक पीछे नहीं कर पाई है, क्योंकि बीजेपी 7 दिन 24 घंटा 365 दिन काम करने वाली पार्टी है। वो कार्यकर्ताओं को चुपचाप बैठने नहीं देती है। वो आज भी उसके कार्यकर्ता जो हैं, वो चुनाव हो या ना हो, वो लगे हैं पार्टी को आगे बढ़ाने में। तो प्रत्याशी कोई भी हो, पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी जो है जीते, क्योंकि उसका नेटवर्क जो है वो बाकी पार्टियों से बहुत मजबूत है। आज हम देखते थे कि झलक पटेवा सिरपुर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी बहुत कमजोर थी का है, लेकिन आज वहाँ भी मजबूत हो चुके हैं। तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को कोई हरा पाए, क्योंकि बाकी पार्टियों में अंदरूनी इतनी वो है, झंझट है, कि उनको एक करने वाला व्यक्ति नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसे लोग हैं जो बात कुछ भी करें, लेकिन जब ऊपर से आता है कुछ, तो वो सब एक होकर के पार्टी के हित में काम करने लगते हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का भी प्रदेश के साथ साथ देश में भी कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। और अंकल शिवराज सिंह चौहान जी, कैलाश विजयवर्गीय जी से आपकी बहुत अच्छी मित्रता है, तो ये दोस्ती कैसे बनी अंकल? नहीं, दोस्ती अब ये सब पुराने परिचित हैं, बहुत पुराने। जब एबीवीपी में हम लोग काम करते थे, चाहे जगत प्रकाश जी नड्डा हों, स्वर्गीय सुशील मोदी हों, जो भी, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हों, मोहन यादव हों, कमल पटेल हों, ये सब हमारे साथ काम किए हुए लोग हैं। शिवराज जी भी, सब जो हैं। तो अब ये बातचीत होते रहती, मित्रता है, मिलते रहते हैं, जो काम होते हैं वो पब्लिक के वो कराते रहते हैं, बातचीत उनसे होते रहते हैं वैसा। और अंकल केंद्र में 12 साल हो चुके हैं सरकार को, तो आप उस सरकार के काम को कैसे देखते हैं? देखिए, आज तक की केंद्र में जितनी सरकारें हुई उससे सबसे श्रेष्ठ सरकार ये 12 साल की सरकार है। आप हर क्षेत्र में देखेंगे तो इसका काम है। आज आप गांव में जाएंगे तो जिस गांव में लोग प्रधानमंत्री आवास का हमको 50 फार्म भर के दिए थे कि चुनाव के बाद 50 हमारे गांव की आवश्यकता है,
वहाँ 150 मकान पास हो रहे हैं। आज इतने मकान बन रहे हैं गाँवों में कि शहरों में आपको मिस्त्री नहीं मिल रहे, जी लेबर नहीं मिल रहे हैं। आपको पूछेंगे तो वो गांव के मकान में व्यस्त है। पानी पहुंचाने का जल जीवन मिशन, पहले बात होती थी कि आज़ाद हुए देश को 75 साल हो गए, पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा है, लेकिन इतनी बड़ी पूरे देश में योजना जो है वो चल रही है कि लोगों तक पानी पहुंचावा। शौचालय, पहले आप गांव जाते थे तो आप देखते थे कि रास्ते में महिलाएं शौच कर रही हैं, और जब कोई जाता था, लाइट होती थी शाम को या सुबह अंधेरे में, तो लाइट के कारण वो भागती थी। आज वो दृश्य नहीं मिलता आपको। वो जो है गांव में कंक्रीट की सड़कें बन रही है, जो कल्पना नहीं थी गांव वालों को। गांव में स्ट्रीट लाइट जो है वो लग रही है। गांव में आपको बढ़िया पंचायत भवन मिलेगा। आपको गांव में आपको पंचायत भवन में काम करने वाले लोग मिलेंगे। आप बाहर निकलेंगे गांव से तो प्रधानमंत्री सड़क मिलेगी आपको, गांव गांव को जोड़ने की कल्पना जो है। और बाहर निकलेंगे आप तो बड़े बड़े नेशनल हाईवे मिलेंगे, 4 लेन। आप सरायपाली पहले जाते थे 4 घंटा लगता था महासमुंद से, आज 1 और 1.5 घंटे में आप, 1.25 घंटे में सरायपाली। संबलपुर चल दो आप, भारतमाला परियोजना चल रही है। आप बड़े बड़े बांध देखिए आप, चाहे यहाँ पे अपने ये अछोला के पास बने हैं बांध, उसके बाद इधर बांध अभी सिरपुर में बन रहा है। आप नई योजना जो सरकार ने लागू की है, सिकासेर से पानी लाने की योजना जो है हमारे क्षेत्र के लिए 3,500 करोड़ की बड़ी योजना है कि पानी मिलेगा आपको। सड़कों में का जाल आप देखिए, रक्षा के क्षेत्र में देखिए, पहले हम इंपोर्ट करते थे, अब हम एक्सपोर्ट भी करने लगे हैं। अपने ब्रह्मोस की मांग हो रही है, हमारे हल्के हेलीकॉप्टर जो है उसको लोग मांग रहे हैं। अब जो है हम 40-50 हज़ार करोड़ का निर्यात कर रहे हैं रक्षा क्षेत्र में। पहले पाकिस्तान बॉर्डर पे आप देखते थे, 2014 के पहले का पेपर उठा लो, रोज गोलीबारी होते थे पाकिस्तान के बॉर्डर से, कई बार युद्ध की स्थिति बनी। आज पाकिस्तान की स्थिति नहीं है। अब जो है हमारा देश जो है, कोई हमारे साथ यदि कुछ करेगा तो हम उसके घर में घुस के मारेंगे, चाहे उरी का हो, चाहे अभी हमारा जो पुलवामा में हुआ, और अभी जो यहाँ हुआ कश्मीर में हुआ, घुस के मारा हम लोगों ने, ऑपरेशन सिंदूर किया ऐसा। तो अब जो है चीन के साथ भी पहली बार देश के जनता को, आदमी को लगता है कि हम चीन का भी मुकाबला कर सकते हैं। गलवान में जो हुआ, जिसमें हम लोगों ने चीनी लोगों को पीछे ढकेला, वो विश्वास बढ़ाया कि चीन से भी अब लड़ाई। अब बॉर्डर चल दीजिए, मैं लद्दाख जाकर हूँ, बॉर्डर तक सड़कें जो बन रही है रक्षा के लिए, हमारे देश की रक्षा के लिए, वो आप देखोगे तो हमारे तरफ वैसी सड़क नहीं, आप बॉर्डर तक पहुंच जाओ। अभी जो कश्मीर से सुरंग खोली गई है कि लद्दाख के लिए, लेह के लिए, कि सुरक्षा की दृष्टि से और पर्यटन की दृष्टि से, आज से कुछ साल पहले आप यदि लद्दाख जाते हैं, मैं 30 साल पहले और गया था लद्दाख, ये 22-23 साल पहले सिंधु दर्शन में, वहाँ कोई पर्यटक नहीं जाता था, सड़कें नहीं थी क्योंकि, और वहाँ के लोगों को लगता था हम भारत में नहीं हैं, हम भारत से अलग हैं। आप इधर चल देते मणिपुर, मेघालय, आसाम, वहाँ नारे लगते थे इंडियन डाक गो बैक करके, लेकिन सरकार ने अब साधन इतने बनाए, लोगों का आना जाना इतना हुआ है कि लेह लद्दाख चल दीजिए, अब उनको लगता नहीं हम भारत के नागरिक हैं। आप इधर मणिपुर में मेघालय इधर चल दीजिए, उनको लगता है नहीं हम भारत के नागरिक हैं। अब उनको लगता है कि क्योंकि उनका अटैचमेंट जो है दिल्ली से, देश के अन्य भागों से हुआ है, इसलिए उनके मन में ये भावना हुई है। तो विकास के क्षेत्र में आप हर क्षेत्र में, अभी युद्ध हुआ, युद्ध में आप पूरे विश्व में देखेंगे तो पेट्रोल डीजल के दाम जो हैं वो 50%, कहीं 60%, कहीं 100% बढ़ गए, लेकिन हमारे यहाँ 7% बढ़ा, कोई बहुत ज़्यादा नहीं, जितना 7% वृद्धि हुई, और कई सालों से पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर चल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें रक्षा, 124 उपग्रह एक साथ छोड़ने वाला विश्व का पहला देश भारत बना है। अब लोग हमारे यहाँ देते हैं कि हमारा उपग्रह आप अंतरिक्ष में छोड़ो करके, पहले हम दूसरे देश को देते थे। नक्सलवाद जो है खत्म हुआ है, 1.5 दे करके कोई काम करने की वाली सरकार है।
कि 31 मार्च 26 तक नक्सलवाद खत्म होगा, और खत्म किया उसको। तो आज पूरे देश में नक्सलवाद खत्म हुआ। तो ये सरकार जो है एक दृढ़ता के साथ, चाहे 370 खत्म किया सरकार ने कि हमारा कश्मीर जो है वो हमारे देश का हिस्सा होना चाहिए, वहाँ भी सारे कानून जो है हमारे देश के लागू होना चाहिए। तो ये सरकार काम करने वाली और टाइम पीरियड में काम करने वाली सरकार है। ऐसा नहीं कि ये रोड बनाना है तो 5 साल का टारगेट है तो 25 साल चल रहा है। 3 साल यानी 3 साल में ये बनना चाहिए। इतनी बड़ी टनल जो है, अटल टनल हो, चाहे ये हो, चाहे अभी कश्मीर को रेल से जोड़ने का काम हो, ये सरकार ने किया है। अटल टनल बनने से टाइम बहुत कट हो गया अंकल। टाइम कट, सुरक्षा, और रेल भी जो है अब कश्मीर श्रीनगर तक जा रही है आपकी जो है। तो ये सब क्षेत्रों में विकास हुआ है। तो इसमें सरकार अभी जो है लगता नहीं कि कोई दूसरे के लिए कहीं कोई स्पेस है जी। और अंकल, राजनीति में अगर आज हमको रहना है तो ऐसा जरूरी है क्या कि कोई गॉडफादर होना चाहिए? लगता है ऐसा जी। अगर ऐसा है या आप ऐसा महसूस करते तो आप किसी को अपना आदर्श मानते हैं राजनीति में? नहीं, आदर्श जरूर है लेकिन गॉडफादर नहीं है। आदर्श बहुत सारे हैं जी, है ना। नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं, हमारे गोविंदाचार्य जी जो थे, हमारे शालिग्राम तोमर जी थे, बागंत्री जी थे, हमारे बड़े भैया मोहन चोपड़ा जी हैं। तो ये आदर्श रहे हैं जिनको हमने काम करते देखा है, ऐसे लोग हैं ये। तो उनको आदर्श है लेकिन गॉडफादर नहीं। और अंकल, महासमुंद में बात होती है कि आप विधायक रह चुके हैं और पिछले साल, 1 साल पहले आपने फिर से नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ा, तो ये डिमोशन क्यों? नहीं, पार्टी का निर्णय था ये। मैं तो टिकट मांगने भी नहीं गया और मैं मांगा भी नहीं था कि जा करके कि टिकट दी जाए। लोग बोलते हैं अंकल कि डॉक्टर साहब भाई के लिए दुल्हन देखने गए थे और खुद दूल्हा बन के आ गए। बात, लेकिन वैसा मैं मांगने ही नहीं गया था टिकट, मैं बोलने ही नहीं गया था। हम लोग देवीचंद राठी के लिए कह रहे थे जी। और उसी के लिए हम लोगों ने सबको बोला, लेकिन वो पार्टी की मीटिंग में कैसे निर्णय हुआ, क्या निर्णय हुआ, ये जानकारी नहीं है। मैं यानी ये शपथ पूर्वक भी कह सकता हूँ कि मैं कहीं टिकट मांगने अपने लिए नहीं गया। मैं तो हमेशा देवीचंद राठी के लिए ही गया, उसके साथ भी गया, अकेले भी गया, है ना, कि देवीचंद राठी को टिकट दिया जाए। लेकिन वो पार्टी का निर्णय था। अब महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री थे फडणवीस जी, उप मुख्यमंत्री बनाया पार्टी ने जी। तो वैसा ये चलते रहता है पार्टी में, लेकिन वैसा। और अंकल, आपके आगे के अब क्या है प्लान्स? हम डॉक्टर विमल चोपड़ा को कहाँ देखते हैं और फिर से हमको वो लड़ाकू जुझारू डॉक्टर विमल चोपड़ा कब देखने को मिलेंगे? नहीं, ऐसा है, मुद्दे तो बहुत सारे हैं जी जी। लोगों की समस्याएं भी बहुत सारी है, उम्र का पड़ाव भी रहता है जी। लेकिन फिर भी अभी जन सेवा करने का काम चल रहा है और चलेगा भी। मुद्दे आएंगे तो वैसी लड़ाई भी हम लोग लड़ेंगे और वैसी लड़ाई लड़ते भी हैं अंदर। तो अभी जो हम पर्यावरण है, समाज सेवा है और पार्टी जो काम सौंपती है वो करते हैं, लेकिन आगे भी काम जो है उसका जज्बा ख़त्म नहीं हुआ है जी। काम करेंगे, ऊर्जा है तो वो ऊर्जा कहीं ना कहीं लगेगी समाज सेवा में। अब उसका फील्ड अलग हो सकता है लेकिन वो ऊर्जा का धनात्मक उपयोग जो है वो होगा उसमें। अब अंकल, समय आ गया पॉडकास्ट को एंड करने का। तो जो हमारे व्यूअर्स हैं और जो यूएस हमारे साथी हैं उनके लिए आप 2 शब्द बोल देंगे तो अच्छा हो जाएगा। नहीं, हमारे छोटे भाई और हमारे मित्र सगनजोत ने जो ये अच्छा काम प्रारंभ किया है, ये इससे जनता को लाभ पहुँचे और ऐसी उम्मीद भी है कि जैसा सगनजोत का स्वभाव है तुम्हारा, वैसा इसका जनता को लाभ मिलेगा और महासमुंद में एक नई हवा जो है वो बहेगी और दिन दूना और रात चौगुना ये चैनल जो है आगे जो है प्रगति करेगा और इसका लाभ जनता को और समाज को मिलेगा। इसके लिए मेरी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई है। बहुत बहुत धन्यवाद।